गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था, हो गए काफ़ी दिन। आज सेकंड चैप्टर का आगे हम करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने किया था कि कैसे पृथ्वी और बाकी ग्रह बने, किस तरह से नेबुला सिद्धांत या जिसको आप निहारिका सिद्धांत कहते हैं, द्वितारक सिद्धांत कहते हैं, फिर बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद आए तारे। तारे कैसे बने कि ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ थे उनका एकत्रण होता चला गया, आकाश गंगाएं बनती चली गईं। और आकाश गंगाएं क्या हैं? आकाश गंगाएं हैं तारों का समूह, जिनको गैलेक्सीज कहा जाता है। यहाँ तक हो गया था। अब हम करते हैं ग्रहों का निर्माण और उसमें कौन कौन सी स्टेजेस थी, कौन कौन सी अवस्थाएं थी। 16 पेज पे आप बुक में पेज नंबर 15 या 16 होगा आपके बुक एडिशन के हिसाब से, आप उसमें देखिए जो आपकी ग्रह हैं उनकी अवस्थाएं दी हुई हैं। उन्होंने बताया है कि जो ग्रह हैं वो निहारिका के अंदर जो गैस थी उसके झुंड हैं एक्चुअली में, और इन झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैस का बादल से क्रोड का निर्माण हुआ और फिर इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस और धूल कण घूमते हुए तश्तरी के रूप में विकसित हुए, जो कि एक वैज्ञानिक तथ्य है कि किस तरह से वो पिंड घूम रहे थे, उनके आसपास गैसें विकसित होती चली गईं, बादलों का निर्माण होता चला गया, या आप कहिए कि गैसीय पिंडों क्रोड के चारों ओर धूल कणों का निर्माण होता चला गया और वो धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में आए जिसमें बादलों का संघनन शुरू हुआ। संघनन आप समझते हैं, कंडेंसेशन, पानी जो है इवेपोरेशन से वापस वाटर में बदल जाता है। तो इससे गैसीय बादल का संघनन शुरू हुआ और क्रोड को ढकने वाला जो पदार्थ था वो विकसित हुआ। फिर उसमें विसर्जन की बजाय उसमें छोटे छोटे ग्रहाणु जो थे वो विकसित होते चले गए और इन छोटे छोटे पिंडों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और लास्ट स्टेज में क्या हुआ, ये छोटे ग्रहाणु जो थे ये बड़े बड़े पिंडों के रूप में इकट्ठे ग्रहों का रूप ले लिया। अब होता क्या है, ये इतनी बड़ी थ्योरी और थोड़ी एनसीईआरटी की मुश्किल लैंग्वेज में बताई गई है। सिंपल मैंने तुम्हें बताया था, जैसे ही वो बाहर से, जैसे ही वो तारा घूम रहा था, तारे के घूमने से जो बाहर वाला पोर्शन ठंडा होके अलग हुआ, मैंने तुम्हें बताया वो भी घूम रहा था, और लगातार घूमने के कारण वो जो पिंड थे धीरे धीरे एक दूसरे से, हो सकता है कई पिंड एक साथ जुड़ भी गए हों और कई पिंड अलग ही अपने आप को एक ग्रह के रूप में विकसित कर पाए हों। लेकिन जैसे जैसे वो मूवमेंट करेंगे ठंडक बढ़ती चली जाएगी, कंडेंसेशन का पैमाना संघनन का पैमाना लगातार बढ़ता जाएगा, तो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए। छोटे छोटे ग्रहाणु मिलके एक बड़े ग्रह का रूप उन्होंने ले लिया। क्लियर? अब नीचे सारणी दी है, आप उस सारणी को आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं। सबको ये पता होना चाहिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इज नाउ नो मोर प्लानेट इन अवर यूनिवर्स, ठीक है, इन अवर सौर मंडल या सोलर सिस्टम। तो इस तरह से, और एक बात 11th क्लास के बच्चों को मैं कहना चाहूँगी, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि लास्ट में कई बार बच्चे वीडियो बंद कर देते हैं। बेटा अभी कल चंद्रयान का हुआ, आपने सबने देखा होगा, चंद्रयान छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से। अखबार नहीं भी आती है तो गूगल पे बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। आप थोड़ा ज्योग्राफी को मद्देनज़र रखते हुए इन करंट टॉपिक्स को भी ज़रूर देखिए। जिनको बहुत इंटरेस्ट है पूरी तरह से ज्योग्राफी में, कहती हूँ ना मैं, लाइवली उसको पढ़ते हैं, तो चंद्रयान से रिलेटेड छोटे छोटे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बना के भेजे हैं, आप उसको ज़रूर ध्यान से देखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि
ज्योग्राफिकल इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। एक तो ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करो, अखबार आती है तो उसकी कटिंग्स काट लो, अपने पास रखो। अभी नहीं पढ़ सकते हो बाद में पढ़ लेना, अभी समझ में नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड लेसन जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा, है ना। ग्रोथ तो धीरे धीरे होती है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें एक ज्योग्राफी को लाइव रखने में बहुत मदद करती हैं। और दूसरा मैं जो कहना चाह रही थी वो ये था कि मनाली में, दिल्ली में, उत्तराखंड में जो पिछले वीक बारिश आई है इतनी, उससे बिल्कुल तबाही ही तबाही मची हुई है। दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल है, यमुना का लेवल स्तर बढ़ गया। और मनाली में व्यास नदी ने जो कहर ढाया है, अगर आप उसकी वीडियोस देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे किनारे पर जो सड़क, मकान, दुकानें, तश्तरी, वो जो होते हैं ना, क्या नाम है, ताश के पत्तों की तरह, इस तरह से सारे ढहते चले गए और नदी सबको अपने अंदर समाते हुए चली गई। और याद आ गई उस केदारनाथ की आपदा की। तो ऐसी चीज़ों को वैसे तो ईश्वर ना ही दे, लेकिन अगर ऐसी हो रही हैं लाइफ में तो तुम्हें उनके कारणों, उनके निवारण और उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा सा वो वीडियोस देखिए। हम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हम घूमने तो जाते ही थे कभी ना कभी, उनके साथ हमारी सहानुभूति तो रहेगी। सारे रास्ते कट गए तो ये वीडियोस आप देखा करिए। ओके, चलो अब हम अपना लेसन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल। सौर यानी सूर्य और उसका मंडल यानी उसके परिवार के सदस्य। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, सूर्य और उसका परिवार, वो कहलाता है सौर मंडल। अब परिवार क्या है? सूर्य और उसके ग्रह, 8 ग्रह मैंने तुम्हें बताए हैं। वो 8 ग्रह जो हैं, अब 4 और 4 में डिवाइड कर दो। 4 ग्रह जो बिल्कुल पास हुए, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, हिंदी में जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह कहलाते हैं इनर प्लैनेट्स यानी भीतरी ग्रह। क्योंकि ये सौर मंडल के या सोलर सिस्टम के अंदर वाले ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल पास हैं, ज़्यादा पास है। ठीक है। फिर हो गए बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हैं बाहरी ग्रह, क्योंकि ये सूर्य के आउटर सर्कल पे हैं। और अगर बेटा ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, अपने बहन भाइयों की 6ठी 7वीं की किताब में सोलर सिस्टम पढ़ लेना। इतना इजी दिया है कि वो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा और आपको ये लैंग्वेज भी समझ आएगी। अपनी तरफ से मैंने तुम्हें बताया 8 ग्रह हैं, 4 इनर सर्कल में जो सूर्य के बहुत पास हैं, है ना, और 4 आउटर सर्कल में जो सूर्य से बहुत दूर हैं। और आपको पता ही है सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे पृथ्वी चक्कर पूरा करती है 365 दिनों में, है ना, इसी तरह से 365 का भी जो वो है वो तुम्हें छोटी क्लासों में पढ़ाया गया होगा कि होता कितना है, और फिर हम उसको 365 दिन बना देते हैं, जो 4-4 घंटे 6-6 घंटे उसको जोड़ते चले जाते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो अभी आपको सिर्फ इसमें यही करना है, सौर मंडल के कितने ग्रह हैं, उसमें इनर सर्कल और आउटर सर्कल वाले ग्रह कौन से हैं। एक और इसमें वर्ड लिखा है, वो है पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? जो इनर सर्कल वाले ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि उनमें शैलें हैं, वो धातुओं से बने हैं, इसीलिए वो पार्थिव ग्रह हैं। पत्थर समझते हो ना, पार्थिव मीन्स, तो क्योंकि वहाँ पे ये शेल्स हैं, चट्टाने हैं तो उनमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए वो सारे ग्रह पार्थिव हैं। एक इस लेसन को पढ़ते हुए एक लाइन बार बार पढ़ोगे कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना है हमारा सूर्य। ये दोनों गैसों के नाम याद रखो, दोनों हाँ से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में आते हैं कि सूर्य किन गैसों से बना है, या पार्थिव ग्रह से जो ये विशाल हैं ये किन गैसों से हमारा वायुमंडल संघनित होता है। क्लियर हो गया? समय भी दिया है, 4.6 अरब वर्ष पहले सभी ग्रहों का निर्माण हुआ।
क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारी स्टेज है वो है चंद्रमा। मैंने तुम्हें बताया था चंदा मामा, है ना, चंदा मामा यानी हमारी माँ का भाई, पृथ्वी हमारी माँ है। समझ गए कहाँ से आया चंद्रमा। कितना बड़ा ये जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा, देखो इसमें लिखा है एक बिग स्प्लिट हुआ, अलग हुआ, और चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के उस भाग से स्प्लिट होने से हुई, अलग होने से हुई। अब देखो इसमें दो मेन चीज़ें तुम अंडरलाइन कर सकते हो। एक दिया है 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे, और ये पूरा पिंड डंबल की तरह, डंबल होते हैं यहाँ गोले होते हैं बीच में खिंचाव ऐसे, तो वो डंबल की तरह था, और ये धीरे धीरे चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर के रूप में एक गर्त मौजूद है। इसी बुक में जब आप जलमंडल पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे आप कि महासागरों में बहुत सारे गर्त हैं, गड्ढे हैं। तो जो प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ा गड्ढा है वहीं से चंद्रमा का उद्भव हुआ। उसके बाद उसने देखो इसको दिया है द बिग स्प्लिट। स्प्लिट माने होता है अलग होना, और ये जो सिद्धांत है ये बिग स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का नाम बताओ, या द बिग स्प्लिट जो है वो सिद्धांत से किस चीज़ की उत्पत्ति हुई। रिवर्स भी हो सकता है, आंसर दिया है क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन है तो आंसर में आ जाएगा। ओके, अब ये भी लिखा है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और इस टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, और आज चंद्रमा के रूप में वो घूम रहा है, और इसकी उत्पत्ति को लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। क्लियर। बुक में से पढ़ो, सिंपल लैंग्वेज में उसको समझो, एंड देन यू ट्रांसफर इन योर लैंग्वेज। ज्योग्राफी इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक सब्जेक्ट। आप उसको समझिए, आप आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपनी बुक पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए, हंसते हुए लाइवली ज्योग्राफी को पढ़िए, मज़े लीजिए। आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, ज़्यादा क्यों हो रही है इसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठे करते रहिए। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।